कैश फ्लो क्या बताता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है टू द यूजर, ठीक है ना। एंड दिस स्टेटमेंट एग्जिबिट फ्लो ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग कैश। क्या यही पढ़ा था हम लोगों ने? इसे आप एसेस कर सकते हैं किसी को क्या कैश जनरेट करने की एबिलिटी है और वो कहां उसे यूटिलाइज कर रहा है। ये लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी को जज करने का बहुत अच्छा तरीका है। चलिए भाई, कैश क्या था, कोई बताएगा? कैश इन हैंड था और डिमांड डिपॉजिट है ना, लेस देन 3 मंथ्स हो उस, नहीं ये लेस देन 3 नहीं, तो डिमांड डिपॉजिट करंट अकाउंट। कैश इक्विवेलेंट क्या था? देखिए तो कॉपी में लिखा आपने, कॉन्सेप्ट में लिखा हो कहीं, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड ओरिजिनली मैच्योरिंग लेस देन 3 मंथ कैन बी रेडली कन्वर्टेबल इनटू कैश विदाउट डिक्लाइन इन द वैल्यू या विदाउट एनी सिग्निफिकेंट रिस्क इन द डिक्लाइन इन द वैल्यू, है ना। 3 तरह के कैश फ्लो कौन कौन से? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फिनेंसिंग। ऑपरेटिंग किसे बोलते हैं? प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, है ना, और एनी अदर एक्टिविटी विच इज नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, जिसके अंदर क्या आएगा हम लोगों ने पढ़ा था, लिखा था और खूब धुआंधार क्वेश्चन किए। 2 तरह से निकलता है, कौन कौन सा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। चलिए, इन्वेस्टिंग क्या था, ज्यादा तेज से तो नहीं हो रहा ना, पढ़ रखा था सब हम लोगों ने, लिख भी रखा है। एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, याद आया बच्चों को? ठीक है, इसमें इनफ्लो ऑफ फिक्स्ड एसेट वगैरह है, मतलब सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, परचेज है, इंटरेस्ट है। फिनेंसिंग क्या है भाई? चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ऑनर्स इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, याद आया? कर रखा हम लोगों ने। कोई अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो जरा उसको सेपरेट दिखला देना। हमने 2-3 क्वेश्चन में एक्सेप्शनल आइटम सेपरेट दिखाए थे, याद है? ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स का क्या करें? कहा गया कि कोई भी टैक्स है वो ऑपरेटिंग में आएगा, लेकिन अगर वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फिनेंसिंग से संबंधित है तब बताइए। तो उसी के साथ जैसे कहा था कैपिटल गेन, अब कैपिटल गेन को फिक्स्ड एसेट पे आपने बेचा, उस पर कैपिटल गेन हुआ, उसे कहीं और दिखाएंगे तो गलत होगा ना, तो उसको यहां दिखाना है। ठीक है बच्चों, बस हो गया, खत्म। अरे तुमने पढ़ रखा है ना, पिछले 6-7 क्लासेस तो पढ़ ही रखा था, 7 क्लासेस से। अब जरा इसे क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन आपकी बुक में है, आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने पहले ही कहा था कि हमने एस में सब पढ़ रखा है। बताइए, क्वेश्चन है आपके सामने, कर पाएंगे? क्लासिफाई कौन ऑपरेटिंग है, कौन इन्वेस्टिंग है, कौन फाइनेंसिंग और कौन कैश इक्विवेलेंट, बता पाएंगे? चलिए देखते हैं, आपको चीटिंग करते हैं। परचेज ऑफ मशीन, इशू ऑफ शेयर, कैश सेल, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फाइनेंसिंग, प्रोसीड्स फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल से कैश मिला, ट्रेड कमीशन, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कैश परचेज, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ गुडविल। गुडविल भी तो फिक्स्ड एसेट है, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। कैश पेड, डिविडेंड पेड, वेजेज एंड सैलरी पेड, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट, पेटेंट बेचा है, फिक्स्ड एसेट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे मिला, लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे इंटरेस्ट दिया, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, मैन्युफैक्चरिंग, आवाज नहीं आ रही कई बच्चों की, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ढेर सारे क्वेश्चन में सब आया था। रेंट रिसीव्ड ऑन प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम टैक्स नहीं कुछ बोला, डिविडेंड पेड, अंडरराइटिंग कमीशन पेड, अंडरराइटिंग कमीशन इशू ऑफ शेयर डिवेंचर पे होता है, फिनेंसिंग से संबंधित है इसलिए फिनेंसिंग होगा। रेंट पेड, ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे है ना, वैसे तो ऑपरेटिंग है लेकिन इन्वेस्टमेंट पे है तो इन्वेस्टिंग में आएगा बेटा। चलिए, बैंक ड्राफ्ट नहीं, कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि ये डाउन डिमांड आता और जाता है तो ये कैश इक्विवेलेंट के बराबर हम मान सकते हैं, बल्कि कैश का ही पार्ट मान सकते हैं, बैंक का पार्ट मान सकते हैं, बैंक ही मानिए, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश क्रेडिट, ये भी कैश एंड कैश में मान सकते हैं क्योंकि ये भी तो ऑन डिमांड होता है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट डिपेंड करता है, 3 महीने का है तो कैश इक्विवेलेंट, ज्यादा लंबा समय है तो इन्वेस्टिंग। मार्केटेबल सिक्योरिटी, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, तो ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए तो कर पाएंगे? इनफैक्ट आया हुआ एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। एक कराऊं ऐसा जो आया एग्जाम में, 5 नंबर। नहीं, बैंक ओडी डिपेंड करता है, मैंने कहा था कि बैंक ओडी एक होता है टेम्पररी विड्रॉवल और एक होता है आप उस पर डिपेंड है, आपने लिया और फिर चुकाया ही नहीं। मान लो हमारे ख्याल से कैश एंड बैंक का पार्ट मान लो, ठीक है। निगेटिव बैलेंस, ये पढ़िए 5 नंबर। अच्छा, एक बात मैंने बताई थी कि अगर किसी का काम ही लोन देना है
तो उसके लिए इंटरेस्ट आना जाना ऑपरेटिंग होगा, तो इसलिए क्वेश्चन ने कर दिया कि नॉन फाइनेंसिंग, मतलब हमारा काम लोन देना नहीं। अब बताइए डिविडेंड पेड, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इनकम जनरेटेड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट मिला बेटा 2 लाख, 10,000 टीडीएस पढ़ा इनकम टैक्स में, 10,000 टीडीएस कट गया, कहां घटाएंगे? इन्वेस्टिंग में, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट से संबंधित है इसलिए इन्वेस्टिंग में। लोन गिवन टू सप्लायर, और उस पर इंटरेस्ट अर्न किया। देखिए हमारे एक सप्लायर है जो हमें माल बेचते हैं, उन्होंने कभी कहा कि भाई हमें माल बनाने में दिक्कत हो रही है, हमें 20,000 का 1 लाख का लोन दीजिए, हम आपको चुका देंगे। तो लोन हमने सप्लायर को दिया है और उनसे इंटरेस्ट कमाया। बताइए क्या है ये? इन्वेस्टिंग है, फिनेंसिंग है, क्या है ये? मजे की बात बताऊं, ये ऑपरेटिंग है, क्योंकि हमने अपने फायदे के लिए दिया है। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है जो एसी बहुत बेचती है, जैसे मान लीजिए एसी, अब एसी मैन्युफैक्चरर है, उनको दिसंबर में जम के एसी बनाना है, जनवरी में बनाना है, तभी तो फरवरी में आपको सप्लाई करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें वर्किंग कैपिटल की दिक्कत हो रही है, हमें आपने 2 करोड़ रुपए एडवांस दो, ब्याज ले लेना। अब विजय सेल्स के पास ऑफ सीजन है, सारा माल बेच के बैठा है, उसने दे दिया 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ दे दिया। फायदा क्या होगा? सप्लायर बढ़िया रेट पे माल देगा, सप्लायर हमें ही माल देगा, किसी और को नहीं देगा। चलता है ऐसा। तो देखिए सप्लायर से या डिटर से इंटरेस्ट मिले या आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये क्या है? कौन सी चीज है ये? ऑपरेटिंग। डिपॉजिट विद बैंक फॉर ए टर्म ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के लिए कर दिया, इन्वेस्टिंग है। हाईली लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटी विदाउट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, कैश इक्विवेलेंट। इन्वेस्टमेंट किया और उस पर इंटरेस्ट मिला, लॉस ऑफ स्टॉक हुआ या प्रॉफिट हुआ और उस पर इंश्योरेंस क्लेम मिला, स्टॉक पे मिला ना, फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग तो कर नहीं सकते। लोन एडवांस गिवन टू सब्सिडियरी एंड इंटरेस्ट अर्न्ड, नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है। सब्सिडरी का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है? तो उसको अगर हमने लोन दिया और उस पर पैसे कमाया, तो फर्क है, सप्लायर और सब्सिडरी में फर्क है भाई। सप्लायर हमारे बिजनेस से संबंधित है, सब्सिडी तो होता है इन्वेस्टमेंट है। सब्सिडी खोलने का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसको कोई लोन देंगे तो भी तो इन्वेस्टमेंट ही है। इशू ऑफ बोनस शेयर, मजे की बात जान लीजिए, ये ना तो ऑपरेटिंग है, फाइनेंसिंग है, कुछ नहीं है, ये नॉन कैश आइटम है। किसी ने इशू ऑफ शेयर फाउंडेशन, बोनस शेयर फाउंडेशन में पढ़ा है क्या? उसमें कैश की एंट्री होती थी, उसमें एंट्री होती होगी रिजर्व टू कैपिटल, ऐसे ही कुछ होता होगा, रिजर्व टू बोनस, बोनस टू कैपिटल। कितना कैश आता था बेटा बताओ, कितना कैश जाता था? तो ये नॉन कैश आइटम है। चलो टर्म लोन रीपेड, क्या 5 नंबर आपके हो सकते थे? ठीक है, और ऐसे एक नहीं, मैं देख रहा हूं कई बार क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन करोगे, एग्जाम का पूछा हुआ कराते हैं, स्टडी में भी है और एग्जाम में भी है। आ जाओ करते हैं, छोटा सा। हमने तो बड़े बड़े ब्रिक्स काट दिए, तो ये तो छोटी सी बात है, लेकिन चलो कर लेते हैं। बस अब खत्म ही है, नया चैप्टर शुरू करना है, लेकिन उसके पहले मेरा मन है कि ये सब आप निपटा दें। पढ़िए, क्या निकालना है बेटा जी? केवल इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग या ऑपरेटिंग नहीं करना। मैं कह तो रहा हूँ दोनों ऑप्शन आपके पास है, कैश इक्विवेलेंट कैश भी मान सकते हैं और फाइनेंसिंग भी मान सकते हैं। चलिए बताइए, इन्वेस्टिंग बताइए कहाँ जाएगा? सर इन्वेस्टिंग आप इसमें चुन पाएंगे? प्लांट एक्वायर्ड क्या है? बाय इशू ऑफ डिवेंचर। वैसे देखने में लग रहा है इन्वेस्टिंग है, लेकिन डिवेंचर से है तो इन्वेस्टिंग नहीं है। क्लेम रिसीव्ड फॉर लॉस ऑफ प्लांट इन फायर, है। प्लांट जला और इंश्योरेंस क्लेम मिला, ये तो इन्वेस्टिंग है। समझो हमने प्लांट बेच दिया, ठीक है? इनफ्लो है क्या आउटफ्लो है? इनफ्लो है। अनसिक्योर्ड लोन गिवन टू सब्सिडियरी, इन्वेस्टिंग है, लोन देना इन्वेस्टमेंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडियरी आएगा। प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, प्री हो या पोस्ट हो, आया तो। डिवेंचर इंटरेस्ट पेड, इन्वेस्टिंग तो नहीं है भाई। लोन रीपेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट और जिसपे टीडीएस काट लिया गया। देखिए ये आएगा, अब ये कुछ नहीं करे, काट लिया गया तो काट लिया गया नेट, और अगर ये ग्रॉस है तो इसमें से घटा के भी दिखाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मुझे लगता है रिसीव्ड है, नेट है, तो नेट है तो मेरे ख्याल से कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ग्रॉस मानते तो उसमें 8,200 घटा लेते। बुक वैल्यू ऑफ प्लांट सोल्ड, लॉस हुआ है, बताएगा कोई सेल? $74,000। क्या मेरे प्यारे बच्चे मुझे फटाक से एक स्टेटमेंट बना के सजा सकते हैं? इन्वेस्टिंग बस इतना लिखिएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इनफ्लो में 3-4 बातें सजा दीजिए, आउटफ्लो में 3-4 बातें समझिए और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करिए, जल्दी करिए। इसलिए मैं करा रहा हूं कि एग्जाम में एज इट इज आया था ये।
बुक वैल्यू वाला तो बुक वैल्यू है ना बेटा, उसमें से लॉस घटाना पड़ेगा तब तो सेल प्राइस निकलेगा। कोई चीज 10,000 की है, 2,000 के लॉस पे बेची तो 8,000 आया ना हाथ में। किसी का नहीं हुआ तो भेज दीजिए ना बेटा, भेज दिया। 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं छोटे छोटे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है करने में, क्या ही जल्दी है, आराम से पढ़ना है। अब चैप्टर ही कितने हैं मई वालों के, सितंबर वाले तो खैर अभी सोचो ही मत, मई वाले की बात कर रहे हैं। सितंबर वाले तो अभी आपका हनीमून टाइम चल रहा है, अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आउटफ्लो में बस एक ही है, देखते हैं। क्लेम रिसीव्ड, रुको यार, आराम से। क्लेम रिसीव ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन गिवन, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्री इक्वेशन डिविडेंड रिसीव्ड, डिवेंचर इंटरेस्ट टर्म लोन नहीं आएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड और प्लांट सोल्ड, ठीक तो है। और वो लिख दिया नेगेटिव में, है वो पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। नेट इफेक्ट कितना आ रहा है नेट इनफ्लो, आउटफ्लो है, यही ज्यादा है क्या, यही ज्यादा है तो नेट आउटफ्लो, ठीक है। ये नेगेटिव है, बाकी पॉजिटिव है, लास्ट में नेगेटिव आ रहा है ना। कितने बच्चों का सही था, अच्छा करा तो मैं नहीं दिया था, चलिए अभी मैं नहीं कराते, एक आप करेंगे, ठीक है। देखिए 10 पॉइंट बिल्कुल ऐसा ही है, खुद से कर लीजिएगा। 11 ऐसे ही है, 12 देखिए, नंबर 12 एग्जाम का पूछा हुआ है, बूझो तो जाने क्वेश्चन है। पढ़िए, फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट। देखिए भाई साहब, कैपिटल थोड़ा सा बढ़ा है, ये थोड़ा कम हुआ है, डिविडेंड भी है, प्रीमियम थोड़ा बढ़ा है, पीएल थोड़ा बढ़ा है। शेयर कैपिटल में इतना शेयर है जो सप्लाई ऑफ मशीन के लिए है, मतलब 60,000 का मशीन खरीदा, 60,000 इशू ऑफ शेयर कर दिया, इसका मतलब वो तो कम से कम कैश नहीं है, बाकी कैश है बेटा। और एक डिविडेंड मिला है, पीएल अकाउंट में डिविडेंड है इक्विटी शेयर के ऊपर। बताइए ये रिलेटेड आइटम कैश फ्लो में कैसे अपीयर करेंगे। देखिए इसमें कोई पूरा कैश फ्लो नहीं बनाना, जितना बन सकता है इसको बोलते हैं ना रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट, बस वही बनाना है। हाँ, थोड़ा सा ऑपरेटिंग, थोड़ा इन्वेस्टिंग, थोड़ा फिनेंसिंग, नेट नहीं करेंगे क्योंकि हमें जानकारी है ही नहीं। तो चलिए पेज लीजिए, कुछ इस तरह से पेज लीजिए बेटा, क्वेश्चन का नंबर डालिए और लिखिए सीएफएस फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2021 और यहां लिखिए रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, क्लोजिंग पीएल कितना है बेटा जी, ओपनिंग पीएल, तो बोलिए नेट प्रॉफिट 8 लाख है, लेस कीजिए नॉन ऑपरेटिंग आइटम अगर आपको याद हो, इंटरेस्ट ऑन या डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, यहां से लेस करके कहां दिखाना है, फाइनेंसिंग में है ना। चलिए बताइए कितना आ रहा है ये, 50,000। ऑपरेटिंग और कुछ आपको दिख रहा है बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपको कुछ और दिख रहा है। हमारे पास तो जो इन्फॉर्मेशन है उससे यही हो सकता है, बाकी तो देखना पड़ेगा क्या सिचुएशन हो सकती है। बाकी जो आइटम्स है ना वो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग से संबंधित है, ऑपरेटिंग से संबंधित तो खैर इसमें से कोई भी नहीं है। हाँ बेटा, फिर से बोलो, सुन नहीं पा रहा मैं। प्रिफरेंस डिविडेंड का पेमेंट अगर हुआ है तो माइनस होगा कि नहीं होगा, ऐड होगा कि नहीं होगा। चलिए आप मान सकते हैं कि प्रिफरेंस डिविडेंड भी हमने पे किया होगा, इक्विटी तो ना करें लेकिन प्रिफरेंस तो किया होगा,
और ये मान सकते हैं साल के लास्ट में रिडम्पशन है, तो एक काम करते हैं 7 लाख का 10% निकालिए, प्रिफरेंस डिविडेंड पेड। ठीक है बेटा, हम करते हैं, वो भी तो पीएल से गया होगा, तो ये हो जाएगा 8,70,000 और ये हो जाएगा, आप बल्कि सही है, ज्यादा अच्छा यही रहेगा। डिविडेंड तो क्लोजिंग में ऐड होता है ना, वो भी तो बटा ही है, और ओपनिंग लेस होता है, तभी तो प्रॉफिट पर पीएल ऑप्शन बनाइए, ओपनिंग इधर होगा, डिविडेंड इधर, क्लोजिंग इधर, तो ऐड ही करना होगा ना। चलिए अब कौन सा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखते हैं। इन्वेस्टिंग में एक तो बेटा यही आएगा, डिविडेंड रिसीव बताइए कितना, 50,000। और कोई लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी वगैरह कैश में कोई दिया है, आई थिंक नहीं दिया है, तो यही रहने दे। और रही बात, जरा ये बताइए तो बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। देखिए बेटा, जितना दिख रहा है उतना नहीं लीजिएगा, हाँ इसमें से तो 60 घटा ही दीजिए और तब माइनस कीजिए ओपनिंग वाला। बोलिए सर, प्रेफरेंस डिविडेंड टू टैक्स के बाद होता है पीएल, मैं पीएल नहीं बना रहा लोग, मैं पीएल एप्रोप्रिएशन बना रहा हूं, याद करें, इसके ऊपर की जितनी भी चीजें वो पीएल नहीं है, वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, समझना चाहिए। चलें आगे, और आगे बढ़िए बेटा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 1 लाख, प्रेफरेंस डिविडेंड पेड ये बताएं, नेट करिए। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम आया है तो बेटा यहीं पे जोड़िए, प्रीमियम तो इशू पे ही आया होगा ना, अलग से नहीं दिखाना है, अगर प्रीमियम मिला है तो उसको अलग से नहीं दिखाना है, इशू ऑफ शेयर के साथ ही दिखाना है। कैपिटल में पेड अप कैपिटल बढ़ा है 10 लाख और 50,000 प्रीमियम बढ़ा है, तो हो ना हो हमने ये 5% प्रीमियम पे इशू किया होगा। कितना हो रहा है बेटा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को जरूर करना चाहिए, नेट नहीं करना है, क्योंकि और भी बातें होंगी, हमें क्या पता। इन्होंने प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं लिया है, इसीलिए इनका आंसर 70,000 लगाया, लेना चाहिए, हम हमेशा मानना चाहिए कि प्रेफरेंस डिविडेंड तो पे होगा ही होगा। 13 नंबर पढ़िए, मजेदार, एक लाइन का क्वेश्चन है, देखते हैं आपसे बनता है कि नहीं। हमने एक डिवेंचर परचेज किया वाई लिमिटेड का, जिसका रिडम्पशन वैल्यू 3 महीने से भी कम है, क्या यह कैश इक्विवेलेंट माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता। डिवेंचर हाईली लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं है। एक कंडीशन तो पूरी हो गई, दूसरी थोड़े ना हुई, मार्केट में तो इसका दाम फ्लक्चुएट भी हो सकता है, इसमें रिस्क है फ्लक्चुएशन का। कैश इक्विवेलेंट की सिर्फ एक शर्त नहीं है 3 महीने वाली, कैश इक्विवेलेंट की कई शर्तें, आइए देखते हैं शर्तें। कैश इक्विवेलेंट की पहली शर्त है कि वो शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड होना चाहिए, ये मस्ट है, इस शर्त को पूरा करना जरूरी है, उसके बगैर आप कैश इक्विवेलेंट नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी शर्त, ओरिजिनल मैच्योरिटी लेस देन 3, डिवेंचर का ओरिजिनल मैच्योरिटी लेस देन 3 नहीं है, ये डिवेंचर तो 5 साल 10 साल का रहा होगा, अब 3 महीने बाद रिडीमेबल है, वो अलग बात है तो 5-10 साल वाला, तो ये शर्त भी पूरी नहीं होती। रेडली कन्वर्टेबल इनटू कैश, आप जब चाहें तो बेच सके, डिवेंचर में फैसिलिटी नहीं होती, मार्केट में हो सकता है बिके, हो सकता है ना बिके, विदाउट एनी सिग्निफिकेंट रिस्क इन द चेंज ऑफ वैल्यू, ये भी नहीं, मार्केट में शेयर प्राइसेस कम ज्यादा होते हैं, इसलिए शेयर और डिवेंचर का इन्वेस्टमेंट कभी भी कैश इक्विवेलेंट नहीं होता। पेपर पढ़ते होंगे या ऐप देखते होंगे, 5% शेयर का दाम बढ़ना घटना कोई बड़ी बात है? किसी भी कंपनी का 5% एक दिन में बढ़ जाता है, चाहे एक दिन में घट जाता है। आप कभी इकोनॉमिक टाइम्स या उसका अगर ऐप डाउनलोड करें तो उसमें मार्केट आता है, ईटी मार्केट, अब देखिए कम से कम 50 कंपनियों का शेयर का दाम 5% से बढ़ा होता है और 50 का दाम 5% से गिरा होता है। अच्छी अच्छी कंपनियों को बता रहा हूँ, चंगू मंगू का तो 20-20% डाउन अप हो जाता है, 20-20%। बढ़िया कंपनियों की बात कर रहे हैं जिसको आप बड़ी कंपनी मानते हैं, अडानी नहीं, बाकी कंपनी, अडानी तो सीधा 20% अप या 20% डाउन, बाकियों की बात करते हैं। चलिए, तो इसीलिए ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं है, हम लिखेंगे
अब ऐसी चीजें इन्वेस्टमेंट में आएंगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आएगी तो जरूर, पैसा गया है तो आना तो है ही, लेकिन नॉर्मल इन्वेस्टमेंट में आएगा, कैश इक्विवेलेंट में नहीं आएगा। ठीक है बेटा, ये देखिए आपकी बार आपको केवल कैश और कैश इक्विवेलेंट बताना है। अच्छा क्वेश्चन है ना। अब सीधे एग्जाम में आए तो कहेंगे हे भगवान, सर ने तो इतनी फीस ली, हमें पढ़ाया ही नहीं, इस तरह क्वेश्चन। इसीलिए स्टडी का हर कोना कोना कवर करना है बेटा। चलो बताओ तो, बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट लेंगे या एज पर कैश? एज पर कैश। कैश बुक के हिसाब से हमारी बैलेंस शीट बनी होती है। आपने पढ़ा है एडजस्टेड कैश बुक, कि अगर हमारा कैश बुक गड़बड़ है तो हम बीआरएस बना के, और जो हमारी गलतियां हैं, हमारी एरर ओमिशन है, उसको हम ठीक कर लेते हैं, और तब उसको क्या बोलते हैं? एडजस्टेड कैश बुक। बताइए, चेक इशू हुआ है लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ, जब ये प्रेजेंट होगा तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, यस और नो? इसका मतलब मेरा कैश एट बैंक कितना है? क्या बात कर रहे हो, 40,000 होगा या कम होगा? चेक इशू कर दिया तो उससे कम होगा केशव भाई। जिस दिन वो बैंक में लगेगा उस दिन आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो रियल में आपका बैलेंस एज पर कैश बुक 25,000 नहीं होगा, बल्कि, क्योंकि आपने तो कैश इशू चेक इशू करते समय ही कम कर दिया होगा ना, समझ भी रहे हो? 10,000 हो जाएगा। फिर से सुनो, मैंने एक चेक काट के आपको दिया, आ जाओ भाई, आपको 5,000 का चेक दे रहे हैं, ये लो। अब मैं तो अकाउंटिंग कर लूंगा, आज कौन सा डेट है? 11, तो आज तो मेरा कम हो गया कैश बुक। आप ले जाएंगे, अब आज क्लास है तो कल जमा कराएंगे, परसों हमारे अकाउंट में कम होगा, तो मेरा बैंक बैलेंस परसों कम होगा, लेकिन होगा ना। अब मुझे एज पर कैश बुक दिखानी है, तो आज तो कैश बैंक बुक कम हुआ नहीं, इसलिए इसको लेस करते हैं। ठीक। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन लिक्विड इक्विटी शेयर, क्या ये कैश इक्विवेलेंट है? अभी चर्चा चली, कितना भी लिक्विड हो, कितना भी शॉर्ट टर्म हो, लेकिन है तो शेयर ही ना। ठीक है कि नहीं? मिर्जापुर का डायलॉग था, वो आपने देखा होगा कि भाई कौन सा क्या हो जाए, तो रहेगा तो सांप ही ना, रहेगा तो जहरीला ही ना। तो ये शेयर तो रहेगा तो शेयर ही ना, ये थोड़ा ना हो जाएगा। चलो, फिक्स डिपॉजिट क्रिएटेड इस डेट को, मैच्योरिंग इस डेट को, कितना महीना है ओरिजिनल मैच्योरिटी? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और 15 अप्रैल। ओरिजिनल मैच्योरिटी है 5.5 महीने। वैसे अगर यहां से देखें तो सिर्फ 15 दिन। मान लें कैश इक्विवेलेंट? नहीं, कैश इक्विवेलेंट के लिए बचा हुआ टाइम नहीं देखना है, ओरिजिनल टाइम देखना है। तो ओरिजिनल तो नहीं है ये, 5.5 महीने बेटा जी, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन हाईली लिक्विड सोवरेंट, मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड, लेस देन 3 मंथ। अब बताइए, ये है। ठीक। और बैंक बैलेंस इन फॉरेन करेंसी, जब डिपॉजिट किया था उस समय तो ये रेट था, लेकिन आज ये रेट है। नहीं होगा ना बेटा, है तो बैंक बैलेंस ही ना। नहीं, फ्लक्चुएशन से मतलब निकाल तो सकते हैं हम, क्लोजिंग रेट पे करेंगे इसको, क्लोजिंग रेट पे इतना तो निकाल ही सकते हैं। तो देखो, $1,000 है और आज इसका रेट कितना है? 70। कितने रुपए हो गए? और आपने नहीं पढ़ा है, नए बच्चों ने, पुरानों ने पढ़ा है कि जो फॉरेन करेंसी होती है वो मॉनेटरी आइटम होती है, और मॉनेटरी आइटम को हम क्लोजिंग रेट पे वैल्यू करते हैं। ब्रांच के चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने, AS11। तो 70,000 पे शामिल होगा। बताओ तो भाई कैश इक्विवेलेंट कितना होगा, जल्दी से लिखो। लिखो, कैश एट बैंक 10,000। करो करो, कॉपी पे करो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 1 लाख, बोलिए ना, वर्ड बोलिए कौन सा? पढ़िए पढ़िए, क्या लिखा? पॉइंट नंबर नहीं पता चला ना। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन हाईली लिक्विड सोवरेन, सोवरेन मतलब होता है संप्रभुता, तो इसका मतलब गवर्नमेंट का हुआ। गवर्नमेंट ही तो संप्रभुता है, रिलायंस थोड़े ना है। तो गवर्नमेंट के बॉन्ड अगर आपने किए हैं जिनका मैच्योरिटी 3 महीने से कम है, तो ये क्या हो गया? कैश इक्विवेलेंट। क्योंकि इसमें चेंज नहीं होती ना, गवर्नमेंट बॉन्ड में क्या ही चेंज होगा। इनका तो रेट फिक्स होता है, 10%, 5%, 8%, 3% सरकार देगी ही देगी, पैसे डूबने के चांस नहीं होते, तो इसको सस्ता क्यों बेचेगा? ठीक है ना। इनको तो लिक्विड भी जब चाहो तब बेचो, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं। कितना आया? हाँ, फॉरेन करेंसी चेंज होती है, लेकिन ये कैश है, बैंक है, इसमें कोई दिक्कत, ये तो है ही बैंक। बस ये इंडियन रुपए नहीं है, डॉलर है। हो गया। ये कैश इक्विवेलेंट की कैटेगरी में नहीं आता, नहीं कैश की कैटेगरी में है। ये कैश इक्विवेलेंट नहीं है बेटा, याद रखना, ये कैश है। एक होता है कैश, एक होता है कैश के जैसा। ये कैश के जैसा नहीं है, ये कैश ही है, ये तो कैश ही है भाई, बस ये कि डॉलर में जमा है। ठीक है कि नहीं? वो जो शर्तें थी वो कैश इक्विवेलेंट की थी। लास्ट क्वेश्चन स्टडी का है, कभी भी एग्जाम में टपक सकता है, इसलिए पढ़ के जाइए ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो।
फॉरेन करेंसी कैश फ्लो, मतलब कोई विदेश से पैसा आया गया, लेकिन एक डिपॉजिट है फ्रांस में, साल के शुरू में और आखिर में 1,00,000 यूरो था, सॉरी शुरू में 1,00,000 यूरो और लास्ट में 1,05,000। शुरू में यूरो था 82, बाद में यूरो है 85, और जो 5,000 है बेसिकली वो इंटरेस्ट है, वो भी लास्ट डेट को आया, मतलब हमने जमा नहीं कराया। डिपॉजिट को शुरू में इतने पे दिखाए थे 1,00,000 गुने 82, और बाद में करना बेटा 1,05,000 गुने 85, 1,05,000 गुने 85, 8925 आपको बताना है ये ट्रांजेक्शन कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे आएगा। खूब बढ़िया से आप जरा समझ लीजिए, तब हम बात करेंगे। चलिए अब हम समझाएं, पढ़ लिया सबने, खूब बढ़िया समझ लीजिए। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए तो सब लोग जैसे हम लिखते हैं वैसे ही लिखना है, अभी समझने के लिए एग्जाम में छोटा लिख लीजिएगा, ठीक। डिपॉजिट कितना है बेटा? 1,05,000, 1,05,000 है ना लास्ट में। ओपनिंग है 1,00,000 और इंटरेस्ट है 5,000। देखिए जब इंटरेस्ट मिला है उस समय का रेट है 85 रुपए, कितना हो गया बेटा रुपीज में? 4 लाख। याद रखिए ये हमारा इंटरेस्ट है, तो हम इसे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर आप बैंक डिपॉजिट मान रहे हैं कि भाई हमारा बैंक डिपॉजिट डे टू डे वाला, वैसे तो देखो 1 साल से पड़ा हुआ है, 1 साल से पड़ा हुआ है, तो ये बेसिकली क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही हुआ ये। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है ये तो नॉर्मल करेंट अकाउंट है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेकिन आएगा जरूर। ऑपरेटिंग करेंट अकाउंट में अगर इंटरेस्ट मिल जाए तो ऑपरेटिंग ही तो है बेटा। करेंट अकाउंट तो रखते हैं डे टू डे पैसा चेक काटने के लिए, निकालने के लिए, हाँ? और भाई देवे मिल जाए, मैं कह रहा हूँ नहीं मिलता है तो बात ही खत्म होगी, फिर अकाउंटिंग क्या करनी है। मैं कह रहा हूँ कि अकाउंटिंग में करनी पड़ जाए, पैसा मिल जाए तब क्या माने बताओ, तो क्या होगा बताइए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो है नहीं करंट अकाउंट, और जो भी इन्वेस्टिंग और फिनेंसिंग नहीं है वो क्या है बेटा? रास्ते तो 3 ही है, चौथा हो तो कोई बता दो। या तो ऑपरेटिंग होगा, या सॉरी इन्वेस्टिंग होगा, या फिनेंसिंग होगा, नहीं कुछ होगा तो ऑपरेटिंग होगा, ठीक है ना बेटा जी। अब लॉन्ग टर्म तो करंट अकाउंट को कह नहीं सकते, तो इन्वेस्टिंग नहीं है, अगर कह सकते हैं फिर तो क्या बात है, ठीक है बेटा। तो हम इसको कैश इक्विवेलेंट मान रहे हैं, इसलिए मेरे ख्याल से ऑपरेटिंग ही ज्यादा अच्छा रहेगा। हम तो कैश इक्विवेलेंट मान रहे हैं बैंक डिपॉजिट को, इन्वेस्टमेंट तो मान ही नहीं रहे, ओके। अब रही बात इसकी, यहां देखिए ओपनिंग में रेट था 82, यानी कि ये था 82 लाख का। ठीक वही चीज साल आते आते रिवैल्यू हो गई, कितने की हो गई? अब 3 लाख तो बढ़ा है ना बेटा, लेकिन रियल कैश तो नहीं आया, वैल्यू चेंज हुआ है। और हमने पढ़ा था किसी भी करंट एसेट या करंट लायबिलिटी में कोई नॉन कैश इंक्रीज डिक्रीज हो तो उसको एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती है। देखो रियल में हमारा कैश नहीं बढ़ा, कैश वही डॉलर अभी भी है या वही यूरो अभी भी है, बस उसकी वैल्यू 82 से बढ़ के 85, 82 लाख से बढ़ के 85 लाख। तो चूंकि नॉन कैश है तो इसको हम क्या करेंगे, पहला तो नॉन कैश है तो रिड्यूस करेंगे। याद है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में स्टॉक वाले में खूब किया था, किसी को याद हो तो, दो क्वेश्चन में स्टॉक की वैल्यू 10% बढ़ाई थी, याद है। रिकॉन्साइल तो करेगा नहीं है, तो ऐसे में अगर आपको याद हो तो जितने भी नॉन कैश एडजस्टमेंट होते हैं उसको हम ओपनिंग में एडजस्ट करके और तब कुछ करते हैं इंक्रीज डिक्रीज, याद आया। तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐड इन ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इन्वेस्टिंग में इसका कोई मतलब नहीं है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में लेस करेंगे और ओपनिंग कैश में जोड़ के तब क्लोजिंग कैश को रिकॉन्साइल करेंगे, अदरवाइज रिकॉन्साइल होगा ही नहीं। वैसे घर से देखा जाए छोड़ भी देंगे तो भी टैली करेगा, और कुछ ना करे तो भी टैली करेगा। ये बात तो स्टॉक वाले में भी थी, स्टॉक को कुछ नहीं करते तो भी टैली कर रहा था, लेकिन ऐसा करिएगा मत। आपको नॉन कैश एडजस्टमेंट है तो आप इसको 3 वहां से लेस कर दीजिएगा और यहाँ पे ओपनिंग कैश में जोड़ के तब रिकॉन्साइल कीजिएगा। ये है जी कहानी। थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही होगी, यही समझना है, यही समझना है। तो बेटा आज की कहानी शुरू की जाए, अब फिर से बता देते हैं। हाँ बेटा, लेकिन रियल कैश फ्लो नहीं हुआ ना,
रियल कैश फ्लो नहीं। और ये कैश कौन सा है? ये कैश वो है जो नीचे रिकॉन्सिलिएशन में दिखाते हैं, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेस क्लोज। रियल में कैश फ्लो नहीं हुआ, उसकी वैल्यू बढ़ी है। अब मान रहे हो कैसे, बट बढ़ी थोड़े ना है। सर एग्जाम में कैसे लिखेंगे? एग्जाम में हम लिखेंगे नंबर 1, ये हम नंबर 1 में डाल देंगे और ये नंबर 2 में डाल देंगे, बस एरो नहीं बनाएंगे। ठीक है शिवांशु? सर डिवेंचर भी तो बॉन्ड है, उसका भी नेचर होता है लेकिन वो कैश इक्विवेलेंट नहीं है। डन है बच्चों? तो आज की कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। पिछले 6 और एक 7 और आधा 7.5 क्लासेज हम लोगों ने कैश फ्लो करा, 7 नंबर का आएगा। सही भाई, 100 नंबर के लिए 100 क्लासेज हम लोग करते हैं, तो 7 नंबर के लिए 7.5 क्लासेज जब आएगा तो बन जाएगा। 100% बेटा नहीं भी बने परवाह नहीं करना। होता क्या एग्जाम में, मन में बेचैनी होती है, घबराहट होती है, जल्दी जल्दी करना होता है, वापस दिखने का टाइम नहीं होता, कोई हेल्प करने के लिए नहीं होता, टीचर ये किताब, तो वहां गलती होना कोई बड़ी बात नहीं। बहुत पते की बात आपको एग्जाम के लिए बता रहा हूं। एग्जाम में कोई सेंचुरी मारता है तो बिना मतलब कैच छूटे थोड़े जाता है, एक आध कैच छूटता है, रन आउट होते होते बचते हैं, लक अच्छा है तो ठीक है, वरना आउट हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम में कोई गलती होना किसी भी क्वेश्चन में कोई बुरी बात नहीं है, ये नेचुरल है, हम सबके साथ होता है, इसलिए घबराना नहीं है। बस आप कॉन्सेप्ट पकड़ कर रखेंगे तो क्या होगा, बना सही होगा, आंसर नहीं मिलेगा, कोई फिगर एक आदमी छूट जाएगी, गलत हो जाएगी, तो 7 में 6 दे देगा, 7 में 5 दे देगा, यही तो हमें चाहिए। समझ रहे हो भाई? 70 की बजाय हमें 50 आ जाए प्रैक्टिकल में, और उधर 30 में अगर 20 भी आ गया, 15 भी आ गया, 12 भी आ गया, इतना तो आएगा ऑब्जेक्टिव में, तो हो गया 60। यही हमारा टारगेट है, हर पेपर में मिनिमम 60 लाना, पहला टारगेट। उसके बाद 90 लाओ, 95 लाओ, कौन मना कर रहा है, लेकिन पहला टारगेट 40 नहीं है, 50 भी मत सोचो, पहला टारगेट 60, ताकि वो पेपर दोबारा न देना। इसीलिए सारे कॉन्सेप्ट को पढ़िए, सारे चैप्टर को चैप्टर कोई मत छोड़िए, रिवीजन कीजिए, एग्जाम में बैठिए। गलतियां अच्छे हैं, होने दीजिए, 10 में से 2-3 बिल्कुल परफेक्ट उतर जाएगा, 2-3 में थोड़ी गलती थोड़ी बहुत होगी, और 2-3 महा गलत हो जाएगा, तो भी 50 नंबर, 42, 45, 46, 48 आ जाएगा। उधर से 12, 15, 18, 20 कोशिश करिए, ऑब्जेक्टिव में तो आना ही चाहिए ज्यादा नंबर, वहां से 20 नंबर का टारगेट कीजिए, 40 इधर से, 20 उधर से, आ गया आपका 60। बढ़िया करेंगे तो 70 में 60 आ जाएगा, 30 में 28 आ जाएगा, हो गया 88, 90। ज्यादा का लालच ठीक भी नहीं है, 90, 92 आ जाए तो संतोष रखना। ये नहीं कि एग्जाम में कितना कमीना था, 8 काट लिया। अरे ये सोचो देवता था वो जिसने 92 दे दिया, तो हैप्पी तो हम हर सिचुएशन में हो सकते हैं, और दुखी हर सिचुएशन में हो सकते हैं। ठीक बात है? नॉन कैश कैसे बेटा, इसमें कैश आया नहीं ना, उसी की वैल्यू बढ़ गया लोग, जब उसी की वैल्यू बढ़ जाए तो नॉन कैश ही है ना। चलें क्या आगे?